मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे नंबर एबिलिटी यानी संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे परसेंटेज। ये मैथ का आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस पे अभी तक हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ कंसेप्ट है। ये 5वां वीडियो होगा और इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करूँगा, तो आप एक एक करके क्वेश्चन को देखिएगा और जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस पर गंभीरता से विचार करिएगा। ना ही मैं कोई आपको ट्रिक्स बताऊँगा और ना ही कोई ट्रेडिशनल मेथड बताऊँगा। बहुत ही सामान्य तरीके से आप देखिएगा, व्यवहारिक तरीके से देखिएगा और एग्ज़ाम में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित रूप से आप प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। पहला सवाल आपका है कि रंजन को गणित में प्राप्त अंक विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक का 80% है। यदि गणित का प्राप्तांक 96 है और विज्ञान का प्राप्तांक 65 है तो फिर अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या होना चाहिए? A 55, B 45, C 52 और D 60। देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम करते कैसे हैं। रंजन को गणित में प्राप्त अंक हमें नहीं मालूम कि क्या है, ठीक है। रंजन को गणित को हम M लिख लेते हैं यानी मैथ। तो रंजन को गणित में प्राप्त अंक हमें नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि गणित में जो भी अंक मिले हैं उसकी कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है विज्ञान और अंग्रेजी में मिले अंकों से। तो विज्ञान और अंग्रेजी यानी साइंस लिख सकते हैं और इसे प्लस इंग्लिश लिख सकते हैं, है ना। साइंस और इंग्लिश में मिले जो भी अंक हैं उसका 80% उसे मैथ में मिला है। तो क्या आपको मालूम है कि उसे साइंस और अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं? नहीं मालूम है। साइंस और अंग्रेजी में मिले अंक अगर 100% हैं तो इसके कंपैरिजन में, इस टोटल के कंपैरिजन में उसे मैथ में जो अंक मिले हैं वो 80% हैं। अब आप देखिए क्या अप्लाई हो रहा है। रंजन को गणित में प्राप्त अंक विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक का 80% है। तो अगर यहाँ पे 100% है तो यहाँ पे 80% है, यानी इस विषय और इन विषयों में मिले अंकों में जो रिलेशन है वो 4 और 5 का है। 20 चौको 80, 20 पंचे 100। अब आप कह रहे हो कि गणित में 96 अंक मिले हैं, तो 96 ही 4 है और चाहिए साइंस और इंग्लिश के कुल अंक तो रखेंगे 5, ये 24 पंचे 120 आ जाएगा। यहाँ से जवाब आ गया कि साहब साइंस और इंग्लिश के जो टोटल अंक हैं वो 120 हैं। अब आप कह रहे हो कि उसको विज्ञान में जो अंक मिले हैं 65 हैं, तो इंग्लिश में क्या होंगे? तो 120 माइनस अगर आप 65 कर दोगे तो जो इंग्लिश के अंक हैं वो 55 होंगे। यहाँ से आपका 55 अंक बच जाएंगे। तो कितने आसानी से आप कर पाते हैं सवाल को। जहाँ से लगा है उससे कंपैरिजन करेंगे। जैसे A के पास B से 10% ज़्यादा है या 10% कम है। जब 10% ज़्यादा है तो ये 110 हो जाएगा कंपैरिजन ऑफ B, और अगर 10% कम है तो ये 90 हो जाएगा कंपैरिजन ऑफ बी। तो जहाँ पे से लगा हो वो परसेंटेज में तुलना की गई हो तो से को आप हमेशा 100 मानकर चलिए। क्लियर हो गए होंगे। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन पे भी बात करते हैं और इसको नोट करिएगा, समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि एक गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का जो रेशियो है वो 5:4 है। एक गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की जो संख्या का अनुपात है 5, 4 और 2 का है। 80% पुरुष साक्षर हैं, 40% महिलाएं निरक्षर हैं। यदि बच्चों की साक्षरता 90% है तो गांव की निरक्षरता दर क्या है? आपसे क्या पूछा गया है कि गांव की निरक्षरता दर क्या है? तो सबसे पहली चीज़, इस क्वेश्चन को अगर हमें सरल करके बात करनी हो तो आप देखिए इस तरह से बात करेंगे। ये पुरुष हैं, ये महिला हैं और ये बच्चे हैं, राइट। अब इनकी जो संख्या में रिलेशन है वो 5, 4 और 2 का है। ये संख्या में अनुपात है, 5, 4, 2 का, संख्या नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे कि कोई कहता है कि माना 5x, 4x, 2x है। ऐसा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सीधा जो है सब में 0 लगा दीजिए। माना 500 पुरुष हैं, 400 महिलाएं हैं और 200 बच्चे हैं। 500 पुरुष, 400 महिलाएं और 200 बच्चे हैं। तो टोटल पॉपुलेशन क्या हो गई? 1100 हो गई,
है ना, यहीं जोड़कर लिख देता हूँ। कुल जनसंख्या कितनी हो गई, 1100 हो गई। 500 पुरुष, 400 महिला और 200 बच्चे। कैसे मान लिया, समान संख्या से गुणा कर देने या समान संख्या से भाग दे देने पर अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 5, 4, 2 को क्या कह दिया, 500, 400 और 200, टोटल पॉपुलेशन 1100 हो गई। अब आपसे पूछा गया है कि गाँव की निरक्षरता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपके 80% पुरुष साक्षर हैं। अगर 80% पुरुष साक्षर हैं तो जाहिर सी बात है 20% निरक्षर होंगे। तो 500 का 20% क्या होगा, हालांकि आपको वर्बली मालूम होगा लेकिन फिर भी मैं निकाल के लिख रहा हूं आप ताकि समझ लें। ये हो गया आपका, कितने निरक्षर हो गए, ये काट दीजिए, 100 पुरुष निरक्षर हो गए। क्लियर है। अब 400 महिलाएं हैं और 400 महिलाओं का कितने परसेंट निरक्षर है, यहाँ पे निरक्षर ही सीधा दे दिया गया है, 40% महिलाएं निरक्षर हैं। तो 400 का जो 40% होगा, हालांकि तुरंत आपको 160 मालूम है लेकिन मैं फिर भी पूरा लिख रहा हूँ, 160 महिलाएं निरक्षर हो गई। अब 90% बच्चे साक्षर हैं, इसका मतलब 10% बच्चे निरक्षर हो गए। तो 200 का 10% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 बच्चे निरक्षर हो गए। अब टोटल जो आपके निरक्षर व्यक्ति हैं 100, 160 और 200, इन्हें आप जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 160 और प्लस 20, ये टोटल आपका हो गया कितना, 280। 280 लोग जो है गांव में निरक्षर हैं। और किसका, आबादी का। कितनी आबादी थी, 1100। तो 280 1100 का कितने परसेंट है, इंटू 100। आपके 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और 11 दूनी 22, इसके बाद 6 बचेगा, 11 बचे 55 और 5/11। आपका आंसर होगा 25 सही 5/11 व्यक्ति जो है वहाँ पे निरक्षर हैं। 25 सही 5/11% लोग निरक्षर हैं और शेष साक्षर होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर है। 3 नंबर सवाल पे आइए। एक परीक्षा में 3 विषयों भूगोल, इतिहास और संस्कृत, जिसके पूर्णांक क्रमशः 120, 140 तथा 100 थे, एक छात्र ने क्रमशः 40%, 55% तथा 45% अंक प्राप्त किए। 180 अंक के गणित के पेपर में वो कितने अंक प्राप्त करे कि परीक्षा 60% अंकों से पास कर ले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए आती है जिनकी मैथ कमज़ोर है कि सवाल का पिकअप पॉइंट क्या है, कहाँ से सवाल को उठाएं, और इसी असमंजस में वो शुरू नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखें, वह परीक्षा 60% अंकों से पास कर ले। परीक्षा का मतलब क्या है, सभी विषयों का कुल पूर्णांक, सभी विषयों का कुल पूर्णांक, इससे तात्पर्य है परीक्षा से, यानी सभी विषयों को मिलाकर मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, उसका यदि 60% पा जाता ये बच्चा तो 60% अंकों से परीक्षा पास कर लेता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सभी विषय के पूर्णांक आप डिसाइड करिए। तो आपकी जो परीक्षा में विषय हैं, पहला आपका मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, हालांकि इन सब प्रश्नों के आंसर वर्बली हैं। भूगोल का जो पूर्णांक है वो 120 है, और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है इतिहास है। इतिहास का जो पूर्णांक है ये आपका 140 है, और तीसरा जो विषय आपका है संस्कृत, इसका जो पूर्णांक है वो 100 है, और चौथा विषय जिसकी बात की जा रही है वो गणित है, और गणित का जो पूर्णांक है वो 180 अंक है। अब आपकी जो परीक्षा है उसमें टोटल 4 विषय हैं जो इनके कुल अंक हो गए, हम जोड़ लेते हैं, 0 हो गया, 8 4 12 और 2 14 के 4 हो गया, कैरी 1 हुआ, और 4 1 5, 540 अंक की आपकी परीक्षा है। तो पूर्णांक क्या हो गया, 540 अंक। ये बच्चा 60% अंकों के साथ परीक्षा को पास करना चाहता है, और परीक्षा से हमारा तात्पर्य है सभी विषयों से। तो 540 का 60% अंक इसे चाहिए, है ना, 60% अंक। 0 0 आप काट दीजिए यहाँ से, 6 चौको 24 के 4 हो गया, और 6 पंचे 30 और 31 32, 324 अंक इसे हर हालत में चाहिए। 324 अंक इसे हर हालत में चाहिए ताकि ये 60% अंकों से परीक्षा पास कर ले। अब आगे आप क्या करेंगे,
इसे भूगोल जो विषय है उसमें 40% नंबर मिला है ना। भूगोल में देखिए क्रमशः 40%, 55% और 45%। तो भूगोल में इसे 40% नंबर मिला है। तो हालांकि 40% 12 चौको 48 नंबर हो जाएंगे, लेकिन आप निकालना चाहना तो निकाल लेना लिख करके 120 का 40%। तो 120 गुणे 40/100, तो ये भूगोल के अंक हो गए 48। और इतिहास में उसे 55% मिले हैं। तो 140 का अगर 55% आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आप देखिए 20 पंचे और 20 सत्ते, 5 से काट दीजिए, 11 सत्ते 77, 77 अंक यहाँ पे मिल गए। 45% इसको जो है संस्कृत में मिले हैं, तो 100 नंबर में 45% 45 ही हो जाएंगे। इन तीन विषयों के जो टोटल अंक हो गए इसको जोड़ लीजिए, है ना। इन तीन विषयों के टोटल अंक हो गए 8, 7, 15, 5, 20 के 0, और यहाँ पे 2 कैरी हुआ, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 170 अंक इसे तीन विषयों में मिले। और 324 चाहिए, तो 170 इससे तीन विषयों के घटा दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 4, इधर 5 और इधर 1। यदि गणित में ये 154 नंबर पा जाए तो परीक्षा जो है 60% अंकों से पास कर लेगा। तो आपको शुरू कहाँ से करना है इस चीज़ को बिल्कुल समझ लीजिएगा। अदरवाइज क्या होता है कि हम इसी असमंजस में पड़ जाते हैं कि शुरू कहाँ से करें और सवाल हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पिकअप पॉइंट को पहचानें, अदरवाइज हम बार बार पढ़ेंगे और निष्कर्ष कोई भी नहीं निकलेगा। वह छात्र कितने अंक प्राप्त करे 4th पेपर यानी गणित में कि परीक्षा 60% अंकों से पास कर ले। आपका परीक्षा से मतलब क्या है? परीक्षा से मतलब है कि जितने भी विषय हैं उसका टोटल पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स जो हैं सभी विषयों के, उसे हम परीक्षा कहेंगे और उसका 60%। तो पहले इसका निर्धारण करिए और जैसे ही इसका निर्धारण कर लेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी हम यही बता देते हैं, आप इसको समझिएगा। और अगर आपको जरा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें लिख करके बताइएगा, हम आपको फिर से इसको क्लियर करेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना रह जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय अपनी आय से तात्पर्य इनकम से है। अजय अपनी आय का 75% खर्च करता है। जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तब वह अपने खर्च को 10% बढ़ा देता है। बताएं उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो इस सवाल को देखिए बहुत ही इजी वे में और प्रैक्टिकल तरीके से हम आपको बताते हैं। आप देखिए आय में दो चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है, आय से दो चीज़ें निकल रही हैं। अगर एक तरफ खर्च है तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ बचत होगा, है ना। अब वो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी डिजिट को लेकर के चलें, ऐसी संख्याओं के साथ हम कैलकुलेशन करें जब कंपैरिजन करना हो, तुलनात्मक अध्ययन किसी चीज़ का करना हो कि ना कि बराबर कैलकुलेशन रहे और दशमलव और फ्रैक्शन से बचे रहें। तो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। हमने कह दिया कि सपोज उसकी इनकम 1000 रुपये है, राइट, उसकी इनकम 1000 रुपये है। अब 1000 का अगर कोई 75% खर्च करेगा तो जाहिर सी बात है 750 रुपये खर्च करेगा और 250 रुपये सेविंग करेगा। ये व्यवस्था हमारी बहाल थी, ठीक है, ये व्यवस्था चल रही थी। 1000 रुपये हमारी इनकम थी और हम इसमें 75% यानी 750 रुपये खर्च कर रहे थे और 250 रुपये की बचत कर रहे थे। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 1000। ये व्यवस्था चल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि उसकी आय 20% बढ़ गई। तो आय का मतलब तो ये है ना, ये 20% बढ़ गई। अब 1000 का 20% अगर आय बढ़ गई तो आप बताएं कितने रुपए बढ़ गई? 200 रुपये, राइट। 1000 आय है उसकी और आप कह रहे हो कि 20% बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि 200 रुपये इनकम बढ़ गई। तो इस जो आय का 200 रुपये की बढ़ी हुई है, दो जगह समायोजन होना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। उसने अपने खर्च को 10% इंक्रीज कर दिया, तो खर्च 750 रुपये था और अगर इसे 10% इंक्रीज कर देगा तो जाहिर सी बात है 75 रुपये खर्च उसका बढ़ जाएगा।
अब 75 रुपये उसका खर्च बढ़ गया, 200 रुपये आय बढ़ी थी, तो 200 रुपये हम ऊपर से लेकर के आ रहे थे बढ़ी आय को, इसमें से 75 हमारा खर्च में समायोजित हो गया, तो 125 रुपये हमारा सेविंग में समायोजित होगा। 125 रुपये बचे, चूँकि 10% खर्च हमारा बढ़ा है और 75 रुपये खर्च बढ़ गया, 200 रुपये इनकम बढ़ी थी, तो 125 रुपये बचत में चला जाएगा। अभी हमारी 125 रुपये बचत और होने लगी है, पहले कितनी हो रही थी 250 रुपये, तो 250 रुपये पर अगर 125 रुपये बचत बढ़ जाती है तो सेविंग उसकी 50% बढ़ जाएगी। इसका सही आंसर होगा सी। तो इस तरह से आप बात करेंगे तो इजी वे में कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 5 नंबर और ये 6 नंबर, 2 सवाल और दिए हुए हैं। एक नगर की जनसंख्या 60,000 है, जब पुरुषों की संख्या में 8% की और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है तो नगर की जनसंख्या बढ़कर 63,960 हो जाती है। आरंभ में नगर में महिलाओं की संख्या क्या थी? आप देखिए यहाँ पे जो नगर की टोटल पॉपुलेशन दी है वो 60,000 है, और जब महिला और पुरुषों की जनसंख्या में कुछ % की वृद्धि होती है तो पॉपुलेशन इंक्रीज करके 63,960 हो जाती है। अच्छा, ये जो वृद्धि हुई है वो सामूहिक रूप से हुई है, 60,000 से बढ़कर 63,960 है। अब जो पहले परसेंटेज दिखाया गया है वो अलग अलग दिखाया गया है। पुरुषों का परसेंटेज 8 है, महिलाओं का परसेंटेज 5 है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि नगर की पॉपुलेशन कितने % बढ़ी है? ये तो मालूम है कि कितनी बढ़ी है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कितने % बढ़ी है। अगर ये मालूम चल जाए कि नगर की पॉपुलेशन कितने % बढ़ी है तो आप इसको एलिगेशन मेथड से आसानी से बता सकते हो। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि नगर की पॉपुलेशन कितने % बढ़ी है। आप देखिए 60,000 जनसंख्या थी और बढ़कर के कितनी हो गई 63,960। इसका मतलब है कि 3,960 जनसंख्या बढ़ गई है, और किस पे 60,000 पे। 60,000 का ये 3960 कितने % है? आप 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 6 छाक 36 और 6 छाक 36, 6 धम्मा 60, यानी 6.6% पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो पुरुष बढ़ गए हैं 8%, महिलाएं बढ़ गई हैं 5%, जनसंख्या बढ़ गई है 6.6%। अब इसको हम एलिगेशन मेथड से निकाल देंगे। आप देखिए ये मेल हैं, ये फीमेल हैं। जो मेल बढ़े हैं वो 8% बढ़े हैं और जो फीमेल बढ़े हैं वो 5% बढ़े हैं, बट जो मिक्सचर पॉपुलेशन बढ़ी है वो 6.6% बढ़ी है। तो राइट से घटा करके लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट से घटा करके राइट में लिख लो, और आंसर आपका ये होगा। ये मात्रा में अनुपात होता है। इन दोनों का अंतर क्या है 1.6, और इन दोनों का अंतर क्या है 1.4, है ना, 1.4। तो दोनों में दशमलव लगा हुआ है, बराबर स्थान पे हटा दो तो ये 16 और 14 पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया 2 अट्ठे 16 और ये हो गया 2 सत्ते 14। इसका मतलब है कि अगर 8 पुरुष हैं तो 7 महिलाएं थी। ठीक है, अब टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 60,000। अनुपातिक योग क्या हो गया, टोटल पॉपुलेशन दी है इसलिए अनुपातिक योग रखोगे, तो 8 7 15। अब आपको अगर पुरुष पूछे जाएं तो 8 रख दो और महिलाएं पूछी जाएं तो 7 रख दो। और बाय द वे कोई ये पूछ ले कि पुरुष महिला से कितने ज़्यादा थे या महिलाएं पुरुष से कम कितनी थी, या महिला और पुरुष की पॉपुलेशन का अंतर क्या था, तो इनका अनुपातिक अंतर रखना। तो आपसे फ़िलहाल तो हमने ये पूछा है कि नगर में महिलाएँ कितनी थी, तो यहाँ पर 7 रख दो। 15 चौको 60 और 4 सत्ते 28। इसका सही आंसर आ जाएगा 28,000। तो आपका बी आंसर सही होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या लिखा है, एक थिएटर में कुल 150 सीटें हैं तथा 75 रुपये टिकट का मूल्य है। एक थिएटर में कुल 150 सीटें हैं और 75 रुपये टिकट का मूल्य है। थिएटर का मालिक क्या करता है कि सीटों की संख्या में 25% का इजाफा कर देता है, यानी वृद्धि कर देता है, और जो टिकट का कॉस्ट है उसको 10% इंक्रीज कर देता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि उसकी इनकम बढ़ जाएगी।
जाहिर सी बात है, जब वो सीटों की संख्या को बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ़ सीटें जो पहले पड़ी थी अब ज़्यादा हो रही हैं और उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो इनकम तो बढ़ना है, बट इनकम कितने % बढ़ जाएगी और इस सवाल को एग्ज़ाम टाइम में हम कैसे हैंडल करेंगे। तो हमने शुरुआती दौर में आपको बताया था कि कोई भी अमाउंट, कोई भी संख्या, कोई भी धनराशि, कोई भी मेजरमेंट अपनी पहचान के साथ 100% होता है जब तक कि उसकी हम किसी अन्य से कंपैरिजन ना करें। तो इसके सिनेमा हॉल में चाहे 150 सीटें रही हों या 1500 सीटें, नेचुरली वो 100% थी और टिकट का मूल्य चाहे 75 रुपये हो या 7500 हो, नेचुरली वो भी 100% था। किसी भी व्यक्ति की जो आय होगी इस रेफरेंस में वो सीट और टिकट के मूल्य से होगी, यानी आय जो होगी वो नंबर ऑफ सीटें जो होंगी और जो टिकट की कॉस्ट होगी उससे गवर्न होंगे। तो हम सीटें हमारी 100% थी जो भी थी और टिकट का रेट भी 100% था जो भी था। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमें सीटों की संख्या और या टिकट की कॉस्ट पता ही नहीं है। सीटों की संख्या जो भी थी नेचुरली 100% थी और टिकट का मूल्य जो भी था 100% था। अब आपने सीटों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी कर दी है, तो ये पहले के कंपैरिजन में 125 हो गई। सीटों की संख्या 100% थी और अभी कितनी है, 125%। क्यों? क्योंकि 25% आपने बढ़ा दिया है। और टिकट की कॉस्ट 100% थी और अभी आपने 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गया। अब इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम 100 बचा के रखेंगे और इस 100 से इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। हम 100 से कंपैरिजन करते हैं परसेंट के संदर्भ में, तो क्या करेंगे, 100 हम बचा के रखेंगे, यानी कैलकुलेशन को इजी करते हैं। तो आप देखिए 25 चौको 100 और 25 पंचे 125 इधर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 550। 550 को हम 4 से डिवाइड फिर से करेंगे। 4 एकम 4 हो गया, यहाँ बच गया 15, 4 तिहाई 12 हो गया और उसके बाद 3 बच गया, 4 सते 28 हो गया, 2 बच गया, दशमलव लग जाएगा और 4 पंचे 20 हो गया। अब ये 4 भी कैंसिल हो गया और इधर 100 बच गया। 100 से जितना ज़्यादा है उतने % इनकम बढ़ जाएगी। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 37.5% उसकी इनकम बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप बात करेंगे और इसमें भी आप बहुत ज़रूरत की चीज़ें लिखिए और आप जो है वर्बली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ना तो 150 से मतलब था और ना ही 75 से मतलब था। कोई भी एग्जामिनर इसी सवाल को और मॉडिफाइड जटिल कर सकता है। वो ये भी कह सकता है कि थिएटर में 150 सीटें लगी हुई हैं और जो पर हेड उसका मूल्य है, टिकट की वैल्यू है, वो 75 रुपये 80 पैसे है। तो क्या होता है कि कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाता है और वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम कैलकुलेशन को इस तरह से करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 7, 8 और 9। इस बार ये 3 सवाल लिखे हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको टोटल 9 सवाल ही चर्चा करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस में लाइएगा। किसी के लिए बहुत आसान से हो सकते हैं, देख करके टिक कर देंगे, लेकिन ये प्रश्न उनके लिए हैं जिनको मैथ की थोड़ी सी कम समझ है या उन्होंने पहले ड्रॉप कर रखी है, अब वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैथ में अच्छा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जनरल नंबर एबिलिटी है, कोई ख़ास मैथ नहीं है, इसलिए बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। इसलिए हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल प्रयास करें और पूरी तन्मयता के साथ प्रयास करें। मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। 3,950 रुपये, 3,950 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि B को A से 25% अधिक और C से 20% अधिक मिले। A का भाग क्या है? जो B की तुलना की जा रही है B को A से या C से, तो B की तुलना A और C से की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि B को A से 25% ज़्यादा मिले और C से 20% ज़्यादा मिले। तो अगर तीनों में रेशियो जनरेट कर दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि A का अमाउंट क्या है। आप देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। आप A, B और C इस तरह से नोट कर लीजिए। ये आपका A, B, C तीनों हो गए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि B को, ठीक है, आप पढ़िए, B को
ए से 25% ज़्यादा मिल रहा है और सी से 20% ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर सी को हम 100% मान लेते हैं तो इसके कंपैरिजन में बी को 120% मिल रहा है। ये देखिए, बी को सी से 20% ज़्यादा मिल रहा है। तो सी को अगर 100% मिल रहा है तो बी को 120% मिल रहा है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए और बी हम अलग अलग लिख लेते हैं इस चीज़ को आसान करने के लिए। आप देखिए, बी को ए से 25% ज़्यादा मिल रहा है, बी को ए से 25% ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर ए को 100 मिल रहा है तो बी को 125 मिल रहा है। अब इन दोनों में रेशियो क्या है, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, यानी ए को 4 रुपये मिलेगा तो बी को 5 रुपये मिलेगा। अब अगर बी को 120 मिला है तो फिर ए को क्या मिलेगा, तो 120 ही हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि बी को 120 मिला है और बी का ये 5 है रेशियो, चाहिए हमें 4। अब आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये 5 से काटोगे तो 24 आ जाएगा, 24 चौको 96 इसे मिल जाएगा, 120 इसे मिल जाएगा और 100 इसे मिल जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि बी को ए से 25% ज़्यादा मिला है, 24 ज़्यादा मिला है और 24 96 का 25% होता है, और बी से इसे जो है सी से इसे जो है 20% ज़्यादा मिला है। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो 24, 30 और 25 इसका रिलेशन बन जाएगा। 24, 30 और 25 का अनुपात होगा इनके पैसे में। आपका टोटल पैसा क्या है, 3,950 रुपये। अगर टोटल पैसा दिया हो तो अनुपातिक योग नीचे रखोगे, जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 79 हो जाएगा। आपको किसका पूछा गया है कि ए का अमाउंट क्या है, तो यहाँ पे 24 रख दोगे। अगर बी का पूछा जाता तो 30 और सी का पूछा जाता तो 25। ये अगर 80 होता तो 5 बार में कट जाता, ये 79 है। आप देखिए 395 है, 5 बार में कट जाएगा, 0 हो गया, 24 पंचे 120 और 0 1200 रुपये इसका सही आंसर होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। इस तरह से इजी वे में आप बता सकते हैं। बी को ए से सी अगर 100 है तो बी 120 है, और फिर अगर b 125 है तो a 100 है। 4 5 का रिलेशन है, यहाँ 5 रख दिया, 4 से गुणा कर दिया तो ये भी आ गया। इस तरह से हमने इजी वे में कैलकुलेट कर लिया। दूसरा सवाल इसका देखिए, दूसरा सवाल 8 नंबर, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक आयत की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई जो है 21 मीटर है। इससे अधिकतम आकार का, मैक्सिमम आकार का एक सर्कल काट करके अलग कर लिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत रह जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पिक्चराइज करके आपको बताते हैं। आप सपोज करिए कि ये रेक्टेंगल है, हमारा आयत है, और इसकी जो लंबाई है 30 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 21 मीटर है। इससे मैक्सिमम आकार का सर्कल काट करके निकाला जाता है। तो मैक्सिमम आकार का सर्कल ये होगा, और सर्कल का जो डायमीटर होगा, सर्कल का जो डायमीटर होगा ये इसकी आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। अगर हम इसको इन भुजाओं से टच कर देंगे तो ये अंडाकार बन जाएगा, सर्कल रह ही नहीं जाएगा। तो जब आयत में मैक्सिमम आकार का सर्कल दिया हो तो जो सर्कल का डायमीटर यानी व्यास होगा वो आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। और अगर यही चीज़ वर्ग में दी होती मैक्सिमम आकार का तो उसकी बीमा के बराबर होता डायमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर 21 हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस डायमीटर अपॉन 2 होती है, तो ये 21/2 हो जाएगी। अब पूछा गया है कि अगर आयत को से हम सर्कल काट करके निकाल दें तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितने % रह जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये कितना हो गया आपका 30 गुणे 21 यानी 630 मीटर स्क्वायर, है ना, लिखनी मीटर स्क्वायर। 630 मीटर स्क्वायर आपका रेक्टेंगल हो गया। अब आप वृत्त का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो 22/7 और इंटू 21/2 और इंटू 21/2। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए 7 त्रिक 21 हो गया, 2 से काट दीजिए, इधर 11 हो जाएगा। तो 33 गुणे 21 कर लो और बटा 2,
तो ये आ जाएगा 693/2 यानी 346.5 मीटर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया 346.5 मीटर स्क्वायर है और रेक्टेंगल का 630 है। अब 630 से आप जो है माइनस कर दोगे 346.5, तो आपका जो बच जाएगा ये 0.5 हो गया इधर, है ना, और कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका जो है 0.5 हो गया, यहाँ पे 9 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, 283 है ना। 283.5 मीटर स्क्वायर आपका एरिया शेष रह गया। जब आपने सर्कल काट करके निकाल दिया तो रिमेंस एरिया ये रह गया 283.5। अब पूछा जा रहा है कितने परसेंट रह गया आयत का, तो आयत का तो 630 था और गुणे 100 कर दो, दशमलव हट जाएगा, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, दशमलव हट जाएगा तो 0 आप बढ़ा लोगे नीचे तो ये 6300 हो जाएगा और गुणे 100, यहाँ से 0 कैंसिल कर दो। अब 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 7 नवाई 63, 9 चौको 36 और 9 पचे 45, 45% एरिया रिमेंस रह जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मेंटेन रखिए, अपनी आदत में वे चीज़ें लाइए जिससे कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। कैलकुलेशन में कभी भी आप मोबाइल या कैलकुलेटर का प्रयोग ना किया करिए, कैलकुलेशन को मैनुअल करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या है कि जब मोबाइल और कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो फिर आप उसका सहारा क्यों लेते हैं। आप मैनुअल करिए ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे और गलतियां ना के बराबर हों। अच्छा, एक लास्ट सवाल और हमने लिख दिया था, इसके ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मैं आपको ऐसे वर्बली बता देता हूं, है ना, जगह कम होने की वजह से ऑप्शन नहीं लिखा था, तो आप इसके सुन लीजिए क्वेश्चन और आंसर। हाँ, प्रेशर कुकर के मूल्य में 25% की कमी के चलते ग्राहकों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हो गई। दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 5% बढ़ जाएगी, 5% घट जाएगी, 8% बढ़ जाएगी या 10% घट जाएगी, इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। दुकानदार की आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि बढ़ ही जाएगी या घट जाएगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो दुकानदार की आय होती है वो 2 चीज़ों से गवर्न होती है। आय किससे गवर्न होगी, ग्राहक और मूल्य से, है ना, नंबर ऑफ कस्टमर क्या है और किसी चीज़ की कॉस्ट क्या है। तो हमारे यहाँ 10 ग्राहक आते हैं या 10,000 आते हैं, ग्राहक हमारे नेचुरली 100% हैं और हमने कुकर का मूल्य 2 रुपये रखा है या 2,000 रुपये, नेचुरली हमारा मूल्य भी 100% है, लिहाजा हमारी इनकम भी 100% है, जब तक कि उसे हम टच ना करें या किसी चीज़ से उसकी कंपेरिजन ना करें, उसकी तुलना ना करें। अभी क्या हुआ कि ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ग्राहक 100%, मूल्य 100%, इनकम भी हमारी 100% थी। अब यहाँ पे एक ग्राहक या रेट जो है आप दिखा भी दीजिए अमाउंट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, 25% की कमी हो गई मूल्य में, तो मूल्य में 25% की कमी हो गई तो पहले के कंपैरिजन में 75% हो गया रेट, है ना। 100% की जगह अगर 25% कमी होगी, आपके ग्राहक 40% बढ़ गए तो इंटू 140 कर दीजिए, जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो 140 हो गए पहले की तुलना में परसेंट, और ये 75 हो गया। हमने कहा था ऐसे सवालों में 100 बचा के रखिए। क्यों रखेंगे बचा के, क्योंकि आप परसेंटेज में देख रहे हो और परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, यानी हम कंपैरिजन 100 से करेंगे। तो आप देखिए 20 पंचे 100 और 20 सत्ते 140, 5 से काट दीजिए 15 हो गया, 15 सत्ते 105 और इधर 100 के कंपैरिजन में 5% अधिक है, 5% आय बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप तेज़ी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पे बात करूंगा, आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए, और ये आसान से सवाल हैं, इन पे अगर आपकी ग्रिप बन जाती है तो मैं कुछ अच्छे और कठिन प्रकृति के सवाल कराऊंगा, और इसके बाद जो है UPSI 2016-17 का जो ऑनलाइन पेपर है उस पे पूछे गए प्रश्न हल करा देंगे। तो मिलते हैं इसके 6ठे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।